हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय विपिन धीमान में। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक हम इस वाले कोड में कर चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 5 में अगर आप क्या देखेंगे तो ये हमारे कोर्स से बाहर हो चुका है। विद्युत अनुनाद किसे कहते हैं? श्रेणी अनुनादी परिपथ की सहायता से अनुनादी आवर्ती के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, ये पूछा है इसने। तो 5 का ख करते हैं हम। पहली बात तो इसने कहा है कि विद्युत अनुनाद किसे कहते हैं। तो किसी एसी परिपथ में जब प्रेरण प्रतिघात और धारितीय प्रतिघात मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस XL और कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC बराबर हो जाएं, तब यह स्थिति विद्युत अनुनाद कहलाती है। इस स्थिति को हम कहते हैं कि परिपथ जो है विद्युत अनुनाद की स्थिति में है। तो बेटा इस वाली कंडीशन में LCR अब ये दो मतलब केस में आती है। एक तो LC परिपथ में, एक LCR में। तो इसने LCR परिपथ के लिए पूछा है। तो LCR परिपथ में ये L हो गया, ये C हो गया और ये R हो गया। L मतलब कुंडली, C मतलब C अपना हो गया धारिता और R मतलब हो गया अपना प्रतिरोध। तो इन्हें जब किसी ऐसी परिपथ में जोड़ देते हैं हम तो ये LCR परिपथ कहलाता है। ये श्रेणी अनुनादी परिपथ भी कहलाता है। तो श्रेणी अनुनादी परिपथ में हमें अनुनाद की स्थिति के लिए क्या प्राप्त करना है? अनुनाद आवर्ती के लिए सूत्र प्राप्त करना है। तो बहुत सिंपल है ये। इसमें ये वाली कंडीशन अनुनाद की कब आएगी? जब XL और XC बराबर हो जाएंगे। अब XL का जो सूत्र होता है वो होता है ओमेगा L और XC का सूत्र होता है 1/ओमेगा C। ये दोनों यहाँ पर रख दो। तो ओमेगा L बराबर 1/ओमेगा C। ये दोनों ओमेगा एक साथ ले जाओ तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। L को नीचे ले आओ, ओमेगा बराबर हो जाएगा 1/√LC। ये तो आ गई कोणीय आवर्ती, लेकिन इसने पूछी आवर्ती। तो ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? 2πf। तो यहां से जो आवर्ती आ जाएगी वो आ जाएगी 1/2π√LC। तो ये हमारा अनुनाद आवर्ती का सूत्र आ गया। ये इसने पूछा है। तो दो बातें पूछी थी कि अनुनाद परिपथ क्या होता है, विद्युत अनुनाद क्या होते हैं, और ये अनुनादी आवर्ती के लिए सूत्र स्थापित करो। तो 3 नंबर में इतना लिखेंगे तो काफी है। एक चीज और आप इसमें ऐड कर सकते हो कि अनुनाद की स्थिति में परिपथ की प्रतिबाधा जो होती है वो न्यूनतम होती है। ठीक है, अनुनाद की स्थिति में परिपथ की प्रतिबाधा न्यूनतम होती है। और करंट का सूत्र क्या होता है? वोल्टेज अपॉन प्रतिबाधा। जब प्रतिबाधा न्यूनतम हो जाएगी तो धारा कैसी हो जाएगी? मैक्सिमम। अथवा धारा कैसी होती है? अधिकतम होती है। तो आप ये शब्द भी इसमें ये वाली लाइन भी जोड़ सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें 3 नंबर आपको मिल जाएंगे आसानी से। इसका जो नेक्स्ट पोर्शन है ये देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विभवांतर का वर्ग माध्यम मूल मान 100 वर्गमूल 2 है। शिखर मान पूछा है और पूरे चक्र के लिए विभवांतर का औसत मान पूछा है। तो इसका गैग क्वेश्चन हो गया। विभवांतर का RMS मान, RMS मतलब वर्ग माध्यम मूल मान, ये दिया इसने 100 वर्गमूल 2। क्या पूछा है? शिखर मान और एवरेज वैल्यू पूछी है पूरे चक्र के लिए। ठीक है, तो आप ध्यान रखो इसमें कि पूरे चक्र के लिए AC की एवरेज वैल्यू हमेशा 0 होती है। AC की एवरेज वैल्यू केवल किसके लिए निकाली जाती है? हाफ साइकिल के लिए। अर्ध चक्र के लिए हल करवा रहा है तो आ जाएगी, पूरे चक्र के लिए 0 होती है। अब आ जाते हैं V0 कैसे निकलेगा। तो VRMS का सूत्र लगा दो आप। VRMS का सूत्र होता है V0 बटे वर्गमूल 2। ठीक है, तो यहां से V0 का मान कितना हो जाएगा? VRMS इंटू वर्गमूल 2। और VRMS का मान दिया है इसने 100 वर्गमूल 2
और गुणा वर्गमूल 2 कितना आ जाएगा 100 गुणा 2, हल करेंगे कितना आ जाएगा 200 वोल्ट। तो देखो ये हमारा आंसर आ गया इसका। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें ये जो इसका अथवा वाला पोर्शन है भूचुंबकत्व कोर्स में नहीं है। हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत लिखो और इसके आधार पर प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या करो। सॉरी तो इसको करते हैं हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। ये है क्वेश्चन नंबर 5 का घ। बेटे हैंडराइटिंग साफ नहीं आ सकती है। अब इसमें ऐसी हैंडराइटिंग आ सकती है क्योंकि जो बैठने की पोजीशन है बहुत कंफर्टेबल नहीं हो पाती वीडियो बनाते समय, तो आप लोग एडजस्ट करें थोड़ा सा। हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। तो हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत मैं आपको बोल के बता देता हूँ। इस सिद्धांत के 3 मेन पॉइंट है। पहला पॉइंट ये है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम से गुजरती है तो माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। माध्यम के कुछ कण जो समान कला में कंपन करते हैं वे एक काल्पनिक पृष्ठ का निर्माण करते हैं जिसे हम तरंगाग्र कहते हैं। ये तो पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट इसका ये कहता है कि तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक कण एक नए प्रकाश स्रोत का कार्य करता है, ठीक है, और ये प्रकाश की तरंगे उत्पन्न करता है। ये प्रकाश की तरंगे द्वितीयक तरंगिकाएं कहलाती हैं जो माध्यम में उसी वेग से आगे बढ़ती हैं जिस वेग से प्राथमिक तरंगे बढ़ती हैं। तीसरा पॉइंट कि तरंगाग्र की किसी क्षण जो नई स्थिति होगी उसको कैसे ज्ञात किया जाएगा। तो इसमें ये कहता है कि किसी क्षण तरंगाग्र की नई स्थिति तरंगाग्र पर स्थित कणों के स्पर्शी पृष्ठ द्वारा व्यक्त की जाती है। मैं एक चित्र से समझाता हूं आपको कि मान लो ये कोई हमारा समतल तरंगाग्र है और ये समतल तरंगाग्र पर ये पार्टिकल्स हैं। ये हमारा समतल तरंगाग्र आ गया ए बी, ठीक है। इस पे ये पार्टिकल्स मान लिए हमने 1 2 3 4 पार्टिकल मान लिए। अब क्योंकि ये लाइट एक तरह से लाइट है तो लाइट की जो स्पीड होती है उस स्पीड से आगे बढ़ेंगे। तो किसी क्षण मान लो t समय बाद देखना चाह रहे हैं हम, तो t समय बाद हर एक पार्टिकल जो दूरी चलेगा कितनी हो जाएगी, सूत्र जानते हो आप, चाल बराबर दूरी बटे समय। प्रकाश की चाल c होगी, दूरी होगी x, समय मान लो कितना हो गया t, तो t समय बाद चली गई दूरी कितनी होगी ct। तो हर एक पार्टिकल t समय बाद ct दूरी पे पहुंच जाएगा। अब क्योंकि प्रकाश तो सभी संभव दिशाओं में चल सकता है तो ct दूरी किधर चलेगा, तो उसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि पार्टिकल को केंद्र मान के और ct त्रिज्या का गोला खींच लेंगे। ये पार्टिकल भी इसके लिए भी ऐसे ही, इस पार्टिकल के लिए भी ऐसे ही, इस पार्टिकल के लिए वैसे ही। मतलब ये जो पार्टिकल तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ना, बीच में जो डॉट दिखाई दे रहे हैं, ये डॉट t समय बाद इस गोले पे कहीं भी होंगे। तो हाइगेंस का सिद्धांत ये कहता है कि किसी क्षण नए तरंगाग्र की जो स्थिति होगी वो जो आपने ये गोले खींचे हैं इनका जो स्पर्शी पृष्ठ है, स्पर्शी पृष्ठ मतलब इनका एनवेलप, ठीक है, इन्हें स्पर्श करते हुए जो पृष्ठ है इसके द्वारा प्रदर्शित होगी। तो t समय बाद ये कहता है जो तरंगाग्र जो मतलब हाइगेन का सिद्धांत है कि अगर प्रकाश इस दिशा में चल रहा हो ऐसे, तो t समय बाद जो तरंगाग्र ए बी होगा वो कहाँ पहुंच जाएगा, a डैश b डैश पे पहुंच जाएगा। ये हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के 3 मेन पॉइंट हैं। अब ये इससे ये पूछ रहा है कि भाई ये भी याद करो, इससे परावर्तन के नियम की पुष्टि करो। इसके लिए हमने मान लिया ये एक पृष्ठ है और ये कौन सा पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ है ये। तो परावर्तक पृष्ठ मान लिया हमने, यहाँ मान लिया हमने कि ये तरंगाग्र कोई इस पे आया, ये तरंगाग्र समतल तरंगाग्र, परावर्तक पृष्ठ को हमने मान लिया एक्स वाई, और समतल तरंगाग्र कौन सा मान लिया हमने, ये मान लिया ए बी, और ये प्रकाश की किरण है। तरंगाग्र कौन सा है, ए बी, इस पे पार्टिकल होंगे ऐसे बहुत सारे, हमने तिरछा बना रखा है। मान लेते हैं कितने एंगल पे आए,
आई एंगल पे आया, इससे आई एंगल पे आपतित हुआ। तो अब आप ये जानते हैं कि यहाँ पे ये वाली जो हमारी जो परावर्तक पृष्ठ है हमारा, कौन सा परावर्तक पृष्ठ, ये जो एक्स वाई है, एक्स और इधर वाई, तो एक्स वाई परावर्तक पृष्ठ पेंट है, इधर से परावर्तक है, मतलब इसमें इधर की तरफ प्रकाश नहीं जा सकता। तो ये जैसे ए पार्टिकल टकराया तो टकराने के बाद इधर जाएगा, फिर बी पार्टिकल इधर जाएगा, फिर सी इधर जाएगा। मतलब आप देखो ए पार्टिकल टकरा गया, उसके बाद ये टकराएगा, फिर मतलब ए पार्टिकल के बाद ये टकराएगा, फिर ये फिर ये फिर ये, और लास्ट में कौन सा पार्टिकल टकराएगा, बी। तो बी पार्टिकल यहाँ इस पृष्ठ पर टकराने के लिए इतनी दूरी चलेगा, है ना, ये इतनी दूरी चलेगा। तो ये दूरी मान लो तुम कितनी है, बी बी डैश। तो ये वाली जो दूरी है कितनी होगी, ये दूरी अगर मान लो टी समय में चल रहा तो इतनी होगी सी टी, है ना। अब आप ये देखो कि टी समय में जितनी दूरी बी पार्टिकल चलेगा उतनी दूरी तो ये पार्टिकल चलेगा भाई, क्योंकि सेम मीडियम में ट्रेवल कर रहे हैं, एक ही माध्यम है। नीचे की तरफ आते तो दूसरा माध्यम था, ऊपर एक ही माध्यम है, एक माध्यम में समान समय में चली गई दूरी समान होती है। तो यहाँ से जो ये वाली दूरी होगी जो ए पार्टिकल चलेगा, जितनी बी ने चली है बी डैश तक आने में, उतनी दूरी ये ए पार्टिकल हमारा चलेगा ए डैश तक जाने में। थोड़ा चित्र 19-20 हो गया, इसको देख लेना, चित्र थोड़ा हमारा गड़बड़ हो गया। तो कुल मिला के ये जो है परावर्तित तरंगाग्र, ये मान लो कितने कोण पे परावर्तित हुआ, आर कोण पे। अब ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से आप ये जानते हैं कि अगर ये कोण आर है तो ये वाला कोण आई है, तो ये वाला कोण भी आई होगा, आप निकाल सकते हैं। ये कोण आर है तो ये वाला कोण भी कितना होगा, आर होगा। तो यहाँ पे दो ट्रायंगल हो गया आपके पास, एक ट्रायंगल तो हो गया ये मैं डार्क कर रहा हूँ जो ट्रायंगल से, और दूसरा ट्रायंगल हो गया आपका ये। तो ये दोनों ट्रायंगल अगर आप देखेंगे तो त्रिभुज हमारे पास एक हो गया ए बी बी डैश, और दूसरा त्रिभुज हो गया हमारा ए डैश बी डैश। इन दोनों त्रिभुजों में ये कोण कितना है, एंगल बी इज इक्वल टू दिस एंगल ए डैश, ये दोनों कोण कितने हैं, 90 डिग्री। ठीक है, ये वाली डिस्टेंस ए डैश बराबर है डिस्टेंस बी बी डैश के। चित्र थोड़ा ठीक बना लेना, ये दोनों समान दूरियां हैं, एक ही माध्यम में चली गई। और जो भुजा ए बी डैश है वो उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ मतलब दोनों में सेम है। तो जब ऐसा होता है कि दो त्रिभुजों में दो भुजाएं और एक कोण बराबर सिद्ध हो जाएं, तो ऐसे जो वो होते हैं, मतलब हमारे त्रिभुज, ये त्रिभुज कहलाते हैं सर्वांग सम। और सर्वांग सम त्रिभुज में क्या होता है, सभी कोण समान होते हैं, मतलब कोण आई और कोण आर भी समान होंगे, और यही परावर्तन का नियम है। तो ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा कौन सा हो गया, घ हो गया।